हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है के चैप्टर नंबर 7 बादल को घिरते देखा है जिसे लिखा था नागार्जुन ने, इसे पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बादल को घिरते देखा है लिखा है नागार्जुन ने, जिनका जन्म सन 1917 ईस्वी में और इनका निधन सन 1998 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के जनवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल यानी नानी के घर में सतलखा जिला मधुबनी बिहार में हुआ था। उनका पैतृक गांव तरौनी दरभंगा बिहार में पड़ता था। उनके पिता का घर उनका पिता का गांव था वो तरौनी दरभंगा जो कि बिहार में है, वहाँ पड़ता था। उनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था। उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई। उन्होंने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की वो संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा उन्होंने बनारस में जाकर पूरी की। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास लिखे हैं। ये सारे उपन्यास के नाम हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्न गर्भा ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि उनके कविता संग्रह है। तो सबसे पहले हमने उनके उपन्यासों के संग्रह को देखा, फिर उनके कविताओं को या कविताओं के नाम देखा। इसके अतिरिक्त निबंध, कहानियाँ, संस्मरण और अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन किया है। उन्होंने सिर्फ उपन्यास और कविताओं में ही लेखन का कार्य नहीं किया है, बल्कि निबंध में भी, कहानियों में, संस्मरण में और अन्य विधाओं में भी उन्होंने लिखने का काम किया है। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें कितने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, सम्मान दिया गया है इनके लेखन के कारण। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तिब्बत यात्रा के क्रम में तिब्बत घूमने गए थे नागार्जुन। उसकी यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान आया उसे इस कविता में ढाला है। जब कवि तिब्बत की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने जो हिमालय का दर्शन किया, प्रकृति के इतने सुंदर, प्रकृति के सौंदर्य को उन्होंने जब अपनी आँखों से देखा तो वे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए उसकी सुंदरता को देखकर, और उसी सुंदरता को कवि ने इस कविता में हमें बताया है। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने के चित्र हैं, तो कहीं झीलों में हंसों द्वारा कमल नाभ खोजने के दृश्य हैं। चीर विरह के बाद चकवा चकवी, यहाँ चकई का मिलना और शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। तो कवि हिमालय दर्शन के दौरान क्या देखते हैं कि इसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही निराला है। कवि पर्वत शिखरों पर जो छाया बादल है, मानसरोवर में फूले हुए कमलों के फूल जो खिले हुए हैं उनकी जो बूंदें हैं, और सरोवरों के जल में तैरते हुए पावस की उमस में, मतलब पावस की उमस यानी गर्मी में
हंस किस प्रकार से अपनी गर्मी को, उमस को मिटाते हैं, उनको जो वो सौभाग्य मिला है उसे देखते हैं। इसके अलावा रात्रि विरह के पश्चात, रात में विरह यानी अलग हो जाना, तो विरह के पश्चात जो चकवा चकवी पक्षी का जो अद्भुत मिलन है उसको कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है। तो इसे और डिटेल में आइए हम स्टार्ट करते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, तुंग हिमालय के कंधों पर बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहे हैं अमल, अमल यानी जो निर्मल है, धवल यानी सफ़ेद, गिरी यानी पहाड़, शिखरों पर यानी उसकी ऊंचाई पर, किसकी ऊंचाई पर, पर्वतों की ऊंचाई पर, तुहिन, तुहिन कहने का मतलब होता है बर्फ, स्वर्णिम, स्वर्णिम जिसे हम सुनहरी भी कह सकते हैं, झील जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह एक प्राकृतिक जलाशय होता है। तो इन सभी चीज़ों को कवि किस प्रकार से देख रहे हैं, किस प्रकार से इसका वर्णन कर रहे हैं, उसे हम देखते हैं। कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने निर्मल, स्वच्छ, उज्ज्वल, उज्ज्वल जो बर्फ से ढका हुआ है, पर्वत की चोटियों पर बादलों को घिरते देखा है। ऐसा लगेगा कि ये जो बादल है वो पर्वत के शिखरों पर, पर्वतों की ऊंचाई से पूरे सटे हुए हैं। वे कहते हैं कि मैंने बादल से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जलकणों को मान सरोवर झील में कमल के खिले हुए सुनहरे फूलों पर गिरते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। कवि कह रहे हैं कि ये जो दृश्य है ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर्वत के ऊपर, पर्वत का जो सौंदर्य है वो बहुत ही स्वच्छ है, पवित्र है, उज्जवल है। क्यों? क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है और इसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, आपस में सटे हुए हैं। बादल जो है वो पर्वत को पूरा तरीके से ढका हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। उससे बादल से जो छोटे छोटे शीतल कण, जो बर्फीले कण गिरते हैं जल के रूप में, उससे मानसरोवर झील में कमल के फूल, जो मानसरोवर झील में कमल का फूल दिखा हमें, कमल का फूल खिलता है, तो उन पर कैसे वो गिरते हैं और वो दृश्य कितना सुंदर लगता है। मैंने शिखरों पर यानी ऊंचाई पर बादलों को घिरते देखा है। नेक्स्ट है, कवि ने जो जो देखा है कवि ने वो वर्णन किया है। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों में आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी शील है। शील यानी पत्थर जिसे हम कहते हैं। इन झीलों के समतल क्षेत्रों में हल्के काले और नीले जल में वर्षा ऋतु की उमस से, उमस जो गर्मी, उमस के समय में गर्मी जो हवा ने, उमस के समय क्या होता है कि वह गर्मी होती है जिसमें हवा भी नहीं चलती है, तो उमस से व्याकुल होकर आए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में कमलनाथ के तीखे और पीले तंतुओं को खोजते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। कवि कह रहे हैं कि वे जो हिमालय की पहाड़ियों में जो कई छोटे बड़े शील नहीं झील हैं, झील यहाँ झील आएगा, जो भी छोटे बड़े झीलें हैं
इन झीलों के समतल, इस जो झील है ये, इसके समतल में जो हल्के काले और नीले जल में, ये जो जल है हल्का नीला और काला प्रतीत होता है, वो वर्षा ऋतु के उमस में यानी गर्मी ऐसी जिसमें हवा भी नहीं चल रही हो, तो उस चीज़ से व्याकुल जो हंस है वो क्या कर रहे हैं, हंस तैर रहे हैं और अपनी जो गर्मी को मिटा रहे हैं, तैर कर पानी में तैर कर अपनी गर्मी को मिटा रहे हैं। तो हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में कमल नाल के तीखे या तीते और पीले तंतुओं को खोजते हुए देखा है। वे यहाँ लिखा है विष तंतु, जिसका मतलब होता है कमल नाल के तंतु। तो कवि ने जो जो चीज़ देखा है अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान, हिमालय के दर्शन के दौरान, उन्होंने उसी दृश्य को यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि कैसे एक बादल जो है वो घिरते हुए नज़र आते हैं, कैसे पर्वतों के ऊपर वहाँ की जो झीलें हैं, वो छोटी बड़ी झीलें, वो कितनी सुंदर लगती है। वहाँ से जो समतल काले और नीले जो जल है, वो वर्षा ऋतु की उमस से, जो वर्षा ऋतु होती है उसकी जो उमस से जो व्याकुल हो जाते, कौन, हंस, वो अपनी गर्मी को, अपनी तपन को मिटाने के लिए पानी में कैसे तैरते हैं, पानी में कैसे जाते हैं, उसे कवि ने इस कविता में हमें बताया है। और कमल नाल के तीखे और पीले तंतुओं को खोजते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। शिखरों पर यानी पर्वतों की जो ऊंची जो चोटियां हैं वो घिरते हुए यहाँ उन्होंने देखा है, बादलों को पर्वत के ऊपर। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो वसंत ऋतु में सुप्रभा जो सुबह का समय होता है कितना सुहावना होता है। इसमें मंद मंद हल्की हल्की हवाएं चलती रहती हैं, स्वर्णाभ यानी सोने की तरह चमकने वाला। तो कवि सरोवर के तट के सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानसरोवर के तट पर जो सुप्रभात यानी सुबह का दृश्य, सुबह का वर्णन कैसा होता है, सुबह कैसी होती है वहाँ की, उसका वर्णन हमारे सामने किए हैं। वसंत का यह सुंदर सवेरा था। वसंत का समय ऐसे भी बहुत सुंदर होता है। क्योंकि वसंत ऋतु में पेड़ों में नई नई पत्तियाँ आती हैं, हर तरफ सुहावना मौसम लगता है। इसीलिए मंद मंद शीतल हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बाल सूर्य की कोमल कोमल किरणें चारों ओर फैल रही थी। ये जो सूर्य की किरणें हैं ये हर तरफ अपने प्रकाश को फैला रही थी। उनका सुनहरा प्रकाश पर्वतों शिखरों पर पड़ रहा। सूर्य का प्रकाश कैसे पर्वत के शिखरों पर, पर्वत की ऊंचाई पर पड़ता है, इसलिए ये शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे हैं। जब सूर्य की किरणें पर्वतों के शिखर पर, पर्वतों की ऊंचाई पर पड़ती है तो वो कैसा प्रतीत होता है, जैसे सोने की आभा, सोने की तरह कैसे वो चमक रहा है। ये शिखर अगल बगल ही थे। सुबह होते ही उन विरह इनको मतलब एक श्राप मिला था चकवा चकवी को कि वो लोग रात के समय एक दूसरे के
साथ समय नहीं बिता सकते थे। इसमें लिखा भी है, इसलिए ये शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे थे। ये शिखर अगल बगल ही थे। सुबह होते ही उन विरह यानी अलग हुए विवश मजबूर थे। कौन? चकवा चकवई का क्रंदन यानी रोना बंद हो गया। क्यों रोना बंद हो गया? चकवा चकवी को चीरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का शाप मिला हुआ है, इसलिए उन्हें पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर विरह में बितानी पड़ती है। चकवा चकवी को उनकी क्रंदन की आवाज़ होती है, रोने की आवाज़। क्यों? क्योंकि उनको ये श्राप मिला है। श्राप क्या मिला था कि रात के समय बहुत पहले से ही रात के समय इन दोनों को अलग अलग रहने का श्राप मिला था। मतलब रात के समय चकवा और चकवी एक साथ नहीं रह सकते थे, ऐसा उन्हें श्राप मिला था। तो इसीलिए वो रोते हैं, क्रंदन करते हैं, और जब सुबह का समय आता है तो वो शाप मुक्त हो जाते हैं या शाप का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इस पक्षी जोड़े का विलाप भी खत्म हो जाता है। जब वो पक्षी आपस में मिल जाते हैं तो उनका जो रोना है वो भी बंद हो जाता है। कवि कहते हैं कि फिर मैंने उस महान सरोवर के तट पर शैवालों की हरी मखमली दरी पर चकवा चकवी का प्रणय कला छिड़ते देखा है। कला यानी एक दूसरे से झगड़ा करना, विवाद करना। प्रणय यानी प्रेम करना, विवाद करना, झगड़ा करना। मैंने पर्वत शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। तो कवि कह रहे हैं कि कितना सुंदर सुबह प्रभात का समय, सुप्रभात का समय कितना सुंदर है वहाँ का। वसंत का यह सुंदर सवेरा है। यहाँ मंद मंद हवाएं चल रही है। बाल सूर्य की कोमल कोमल जो किरणें हैं वो हर तरफ फैल रही है। पर्वत के शिखरों पर भी पड़ रही है, और जब पर्वत के शिखरों पर पड़ रही है तो उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह सोने की तरह चमकने वाला है। सोने की तरह उसमें जो चमक दिखाई दे रही है। ये शिखर के अगल बगल ही थे। कौन? सुबह होते ही चकवा चकवी के बारे में बोला गया है। सुबह होते ही इनका क्रंदन बंद हो जाता है, इनका रोना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको श्राप मिला था कि रात के समय ये लोग एक साथ, ये जो जोड़ा है पक्षी का जोड़ा, चकवा चकवी पक्षी है, इनका जो जोड़ा एक साथ रात के समय नहीं रह सकता। जैसे ही सुबह होता है तो ये इनका जो शाप है वो खत्म हो जाता है सुबह के समय, और ये दोनों का जो रोना है वो भी बंद हो जाता है। इसके अलावा कवि ने उस महान सरोवर के तट पर कैसे शैवालों की हरी मखमली दरी पर चकवा चकवई का प्रेम भी देखा है और कला और उनका झगड़ा भी देखा है। तो मैंने पर्वत शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कवि को हिमालय दर्शन के दौरान हिमालय के अपने ढंग के प्राकृतिक सौंदर्य के निराले दर्शन होते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। दर्शन के दौरान कवि को पर्वत शिखरों पर जो बादल छाए हुए हैं वो बादलों मानसरोवर में खिले हुए जो कमल के फूलों पर गिरती हुई बूंद, सरोवर के जल में तैरते हुए पावस की उमस को मिटाते हैं। कौन? हंस को देखने का सौभाग्य मिला है। इसके अलावा उन्हें रात्रि विरह के पश्चात, जो चकवा चकवी है, रात्रि विरह यानी रात में अलग रहने के पश्चात चकवा चकवी का जो अद्भुत मिलन है, जब रात में अलग होने के पश्चात जब वो सुबह में मिलते हैं तो उनका जो दृश्य है, उनकी जो खुशी है चकवा चकवी की, वो बहुत ही अद्भुत है। तो उनका यह मिलन और उनका यह प्रणय कला यानी प्रेम और झगड़ा देखने को कवि को मिलता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।